कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी संविदा विवाह कुछ निश्चित शर्तों के आपसी समझबूझ का बंधन जिसे विवाह कहना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि विवाह दो जिस्म का एक जान हमेशा के लिए हो जाना, जीवन के हर मोड़ सुख दुख में साथ निभाना विवाह का सही मतलब है। सामाजिक संबंधों और संस्कारों में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। स्वयंवर विवाह, प्रेम विवाह, राक्षसी विवाह, परंपरागत विवाह, स्त्री और पुरुष के संबंध समाज निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। विश्व के हर धर्म समाज की अपनी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है जो उसके धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप को भी कानून वैवाहिक दर्जा प्राप्त है। समय के अनुसार बदलते समाज का एक नया उदाहरण है। भारत के धर्म ग्रंथों में संविदा शर्तों पर आधारित या विवाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कोई साक्ष्य नहीं है। विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है और जीवन के अंत तक निर्वहन किया जाता है और विवाह एक परंपरागत पवित्र बंधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधुनिक समय में युवा परंपरागत संस्कारों की मर्यादाओं के बंधन में उबन महसूस कर रहा है, जिसके कारण लिविंग रिलेशनशिप की नई सामाजिक संबंधों की परंपरा चल पड़ी है। संभव है दहेज प्रथा और तेजी से हो रहा है विकास संस्कृति का प्रभाव हो। इस्लामिक समाज में शरीयत विवाह की जो परिभाषा या परंपरा है वह संविदा वैवाहिक संबंधों को प्रमाणित करता है। कुछ निश्चित धनराशि की आपसी समझबूझ से संबंधों में शर्तों के अधीन किया जाता है, जिसे मेहर की रकम कहते हैं। मेहर का अर्थ एक और भी है यानी कीमत। हिंदू धर्म में एक ऐसा उदाहरण है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या संविदा विवाह कहा जा सकता है। शांतनु का गंगा से विवाह निश्चित शर्तों पर हुआ था। वो शर्त भी कन्या पक्ष यानी गंगा की थी। गंगा ने शांतनु से विवाह करने से पूर्व यह शर्त रखी थी कि जब भी कोई संतान जन्म लेगी मैं उसे कुछ भी करूं, कोई सवाल नहीं पूछने की शर्तें महाराज शांतनु के समक्ष रखी और यह भी कहा कि जब भी इस बाबत प्रश्न करोगे वह छोड़कर चली जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही था। शांतनु और गंगा से जो संतान होती गंगा उसे गंगा में प्रवाहित करती थी और शांतनु महाराज कोई प्रश्न नहीं करते। जब महाराज शांतनु के सर्प का बांध टूटा और उन्होंने गंगा से सवाल किया तब गंगा शांतनु महाराज को छोड़कर चली गई। महाराज शांतनु का दूसरा विवाह भी सत्यवती की शर्तों पर एक समझौता ही था, जिसके कारण भीष्म को जीवन पर्यंत अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। ठाकुर उमेद सिंह गांव के संभ्रांत और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके एक बेटा उदय सिंह और पुत्री मान्य थी। ठाकुर साहब के पास अच्छी खासी खेती थी, खासा रसूख था। निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाते उनके समक्ष उनकी पीढ़ी या युवा पीढ़ी का कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ठाकुर साहब धर्मनिरु और मर्यादित आचरण के अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। खानपुर गांव में कोई समस्या आती ठाकुर साहब का नया निर्णय सर्वमान्य होता। ठाकुर उमेद सिंह सुबह सुबह नित्य कर्म से निर्वृत होकर अपने आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे हुए थे, तभी गांव का ही पलटन भागता दौड़ा आया। बोला, ठाकुर साहब की दुहाई हो। ठाकुर साहब बोले, क्या बात है पलटन, क्यों इतना परेशान हो? पलटन बोला, साहब गजब हो गया। ठाकुर साहब उमेद सिंह बोले, क्या हुआ? पलटन बोला, साहब हमारी बेटी 5 माह से पेट से है। गांव का ही शोभन का लड़का सत्यम रूबी बिटिया को प्यार वार से के झांसे में फंसा लिया और अब कहता है कि विवाह हम न करब। ठाकुर साहब और पलटन की वार्ता अकेले एवं गोपनीय हो रही थी। तब तक शोभन विभागा दौड़ा आया और देखा कि पलटन पहले से मौजूद है तो उसका माथा ठनका। वो बोला, ठाकुर साहब पलटनवा आपके पहले ही घुमाया चुका होई, अब हमें कहे खातिर कुछो नहीं बचा है, फिर हम आपन बात जरूर आपसे बताऊ। ठाकुर उमेद सिंह ने कड़कती आवाज में बोले, जल्दी बोल। शोभन बोला, मालिक पलटनवा के बेटी बहुत जुलुम की है बा। हमरे बेटा सत्यम के जाने कौन जाल में फंसाया दी है बा कि उ ससुरा ना खात बा ना पियत बा, कुछ बोलत बा। जब ओकर माई मुनिया सत्यम्मा के बारे में बता लगाए तो पता चला कि पलटनवा के बेटी रूबिया सत्यम्मा पर दावा बनाए बा कि ओकरे कोख में सत्यम्मा के पाप पली रहल बा। ठाकुर उमेद सिंह बड़े धैर्य से बोले कि कल तुम दोनों अपने बेटे बेटियों को लेकर आओ, गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। शोभन और पलटन अपने अपने घर चले गए। ठाकुर उमेद सिंह पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहे। जब शाम को सोने के लिए गए तो उनके शयन कक्ष में एक तरफ मीनाक्षी का पलंग था, जिस देखकर अपने पलंग पर लेट गए और हवेली की छत को देखने लगे। हवेली की छत जिसे कोई फिल्म स्क्रीन हो और ठाकुर साहब अपने ही बेटे उदय का अतीत को देख रहे हो। ठाकुर उदय सिंह ठाकुर उमेद सिंह की बड़ी संतान थे। बड़े लाड प्यार में उनका लालन पालन परवरिश हुआ था। उनकी शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं दे रखी थी। इस स्वतंत्रता के साथ उदय सिंह ने जो बनाना चाहे बने। उदय सिंह की पिता के अरमानों पर
खड़े उतरते और उनका सर फक्र से ऊंचा करते पढ़ते समय उदय सिंह को शांभवी से प्यार हो गया। शांभवी बेहद खूबसूरत और बिंदास अंदाज की, आधुनिक सोच समझ की लड़की थी। उसके पिता शंकर सिंह राणा भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। शांभवी का एक भाई सिंधु सिंह था जो मदांध और क्रूर स्वभाव का नौजवान था। वो धर्म, कर्म, मर्यादा, सिर्फ दौलत, ताकत को मानता, जिसके कारण उसकी संगत उसी के सोच समझ के लोगों के साथ थी। शांभवी और उदय दोनों ही मेडिकल की शिक्षा पूर्ण किया, एंट्रेंशिप किया और मेडिकल की उच्च शिक्षा के लिए साथ साथ दाखिला लिए। उदय और शांभवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मेडिकल कॉलेज में शांभवी और उदय की जोड़ी मशहूर थी। एक दिन उदय और शांभवी शाम को एक साथ बैठे थे। शांभवी बोली, डॉक्टर साहब, जीवन में प्यार सिर्फ दो जिस्मों का मिलना नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का समन्वयक सहर्ष समायोजन होता है, जिसे किसी देश, धर्म, जाति की सीमाओं में नहीं कैद किया जा सकता। प्रेम परमात्मा की सत्यता का एहसास है। प्रेम जीवन की सच्चाई, जीवन का सत्यार्थ है। डॉक्टर उदय एवं ठाकुर दोनों की हैसियत से हमें वचन दो कि तुम मुझे किसी भी स्थिति में धोखा नहीं दोगे। उदय बिना कुछ कहे शांभवी का हाथ पकड़ा और उठाते हुए बोला, डॉक्टर शांभवी, मेरे साथ चलो। शांभवी उठी और डॉक्टर उदय के साथ चली। दोनों पास ही शिव मंदिर पहुंचे, जो मेडिकल कॉलेज परिसर में ही था। वहां पहुंचकर डॉक्टर उदय बोला, मैं आज सृष्टि के सभी देवी देवताओं, आदि शक्तियों, दिशाओं, अवनी आकाश को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और शिवलिंग पर जब ही माथा रखा, बिना किसी चोट के उसके सर से रक्त स्राव होने लगा। वो सीधे उठा और बोला, ठाकुर खानदान की विरासत की औलाद हूँ। आज मैं तुम्हारा मांग अपने रक्त से भरता हूँ। शांभवी को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही डॉक्टर उदय को जज्बाती जख्म दे दिया। दोनों लौटकर अपने अपने हॉस्टल चले गए। पीजी कोर्स दोनों ने पूरा कर लिया। शांभवी का भाई सिंधु सिंह बाहुबली तो था ही, राजनीति में बहुत आगे जाना चाहता था। उसे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। राजनीतिक पार्टियों में टिकट ले लिए, बहुत भाग दौड़ कर लिया, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि कोई उसे टिकट देने की हिम्मत नहीं करता। अंत में उसकी मुलाकात एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया शिलभद्र से हुई, जो कभी सिंधु की बहन शांभवी के साथ पढ़ता था। एक बार शांभवी ने भी उसे चाटे मारते हुए जलील किया था। उसे उसके आचरण के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था और राजनीतिक हैसियत बन गया था। उसने सिंधु सिंह की मानसा भाप लिया था कि सिंधु सिंह राजनीतिक कीड़े के संक्रमित है और मेहनत सब्र से नहीं बल्कि तिकड़म से राजनेता बनना चाहता है। तो उससे सिंधु सिंह से बेबाक कहा, भाई ठाकुर साहब, आपको शायद नहीं पता, मैं और डॉक्टर शांभवी एक साथ पढ़ते थे और हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जानते थे। कल तुम डॉक्टर शांभवी को साथ लेकर आओ, साथ बैठते हैं। सिंधु घर गया और शांभवी को सारी बातें बताई। शांभवी तो पहले ही शिलभद्र का नाम सुनकर बहुत नाराज हुई, लेकिन भाई सिंधु सिंह के बहुत समझाने पर उसके भविष्य के लिए साथ चलने को तैयार हुई। दूसरे दिन सिंधु और शांभवी सीधे शिलभद्र से मिलने उसकी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। सिंधु सिंह और शांभवी को देखते ही शिलभद्र बोला, क्या बात, आज तो मेरी पार्टी मुख्यालय में दिन में चांद निकला है। हमारी पार्टी अब की चुनाव में निश्चित बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। शिलभद्र ने अपनी योजना के अनुसार सिंधु सिंह को कुछ देर के लिए बहाना बनाकर बाहर भेज दिया और शांभवी के साथ जबरन अपने साथियों के साथ दुष्कर्म किया। और जब तक सिंधु सिंह लौटा, तब उसने बहन शांभवी की दशा देखकर बिफर गया और क्रोधित होकर ज्यों ही अपनी ताकत का हौला दिया और धमकियां देनी शुरू किया। तब शिलभद्र बोला कि बखुरदार, चैन से बैठो। और उसने बताया कि जो भी डॉक्टर शांभवी के साथ हुआ है उसे कुछ ही लोग जानते हैं। क्या चाहते हो, कल दुनिया जाने। इतना ही सुनते सिंधु सिंह के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। शिलभद्र बोला, सिंधु सिंह, जाओ, चुनाव लड़ो, भूल जाओ कुछ हुआ है। डॉक्टर शांभवी की दुनिया उजड़ चुकी थी। वह कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। सिंधु सिंह और डॉक्टर शांभवी किसी तरह से किसी अपराधी की तरह लौट कर घर आए। डॉक्टर शांभवी गुमसुम रहने लगी। माँ रितु के लाख पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। इधर सिंधु सिंह चुनाव जीतकर अच्छे राजनीतिक पद पर पहुंच चुका था। डॉक्टर शांभवी मेडिकल कॉलेज लौट आई और उसने डॉक्टर उदय से सारी सच्चाई बताई। उदय ने कहा, मैं बड़ा बेशर्म आशिक हूँ, मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ना त्यागूं। तुमने वचन लिया है तो चिंता मत करो। डॉक्टर शांभवी कुछ नहीं बोली। पता नहीं उसकी सोखिया कहाँ गायब हो चुकी थी। एकाएक एक दिन शांभवी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है।
मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उसकी जांच की और बताया कि साम्वी की कोख में पल रहे बच्चे का एबॉर्शन नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो डॉक्टर साम्वी की जान नहीं बचाई जा सकती और इस बच्चे को जन्म देने के बाद साम्वी फिर कभी मां नहीं बन सकती। यह सच्चाई डॉक्टर उदय को मालूम थी। अब डॉक्टर उदय अपने पिता उमेद सिंह से सारी सच्चाई बताई और बोला, पिताजी, मैं सान्वी से शादी कर लूँगा। पिता उमेद सिंह ने बेटे को बहुत समझाया मगर बेटे की जिद के सामने झुक गए और शादी के लिए राजी हो गए। उन्होंने बेटे को एक सुझाव दिया। बोले, बेटे, पढ़े लिखे व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं सोच समझकर और हर दशा में निर्विघ्न कार्य का निर्णय लेते हैं। तुम शिलभद्र को सादर बुलाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर उदय ने शिलभद्र को बुलाया और उमेद सिंह ने ब्रिगेडियर शंकर सिंह रैना की उनकी पत्नी रीतू को सभी को एकत्र होने पर उमेद सिंह ने पूरी घटनाक्रम को ब्रिगेडियर साहब को बताया, जिन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं थी। ब्रिगेडियर आबे इसे बाहर शिलभद्र की गोली को भून डालने का आमदा थे। उमेद और डॉक्टर उदय ने बहुत समझाने पर उन्होंने खुद को शांत किया। उमेद सिंह ने शिलभद्र से कहा कि तुमने जो किया उसके लिए ईश्वर जो सजा देगा वह ईश्वर जाने। कब तुम्हें हम लोगों को लिखित तौर पर आश्वस्त करना होगा कि तुम कभी किसी प्रकार से साम्वी के कोख में पल रहे बच्चे पर अपना अधिकार नहीं प्रस्तुत करोगे। साथ ही साथ साम्वी के साथ जो भी तुमने दुर्व्यवहार किया है उसके लिए जो तुमने बना रखे हैं उसे नष्ट करके सदा के लिए साम्वी को जिंदगी से निकल जाओगे। शिलभद्र बोला, हमें साम्वी द्वारा किए अपमान का बदला चुकाना था, चुका लिया। अब हमें साम्वी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तैयार हूँ। पिता उमेद सिंह ने पुत्र डॉक्टर उदय सिंह से कहा, बेटे, तुम साम्वी से कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करो। और शिलभद्र से बोले, मिस्टर लीडर, तुम सारी करतूतों के लिए हम लोगों की शर्तों के अनुसार अपने तरफ से माफ़ीनामा और समझौता शर्त जो हमने बताया है दाखिल करो। हम लोग तुम्हें माफ़ करने के लिए और साम्वी को स्वीकार करने हेतु मानवीय न्यायालय से गुहार करेंगे। जस्टिस मुकुल का न्यायालय आज इस विचित्र समझौते पर न्यायालय की प्रक्रिया जानने के लिए खचाखच भरा था। जस्टिस मुकुल ने अपने निर्णय में लिखा, आज मेरे न्यायिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मामला है जहां मानवीय दानवीय शक्तियों के बीच एक ऐसे समझौते की बुनियादी रखने जा रहा है जिससे मानवता लज्जित भी है और गर्वित भी। शिलभद्र के कृत्य से मानवता शर्मसार है तो उम्मीद है डॉक्टर उदय, ब्रिगेडियर शंकर सिंह, रैना, मीनाक्षी और रीतू से मानवता गौरवान्वित भी आज ईश्वर की न्याय के इस निर्णय का साक्षी कि दो प्रेम करने वालों को जीवन में एक दानवीय की क्रूरता की शर्त समझौते के दायरे में विवाह जैसे पवित्र बंधन का निर्वहन करना होगा। ऐसे महान मानवीय मूल्यों को न्याय और न्यायालय नमन करता है। उमेद ने बेटे डॉक्टर उदय की शादी बड़े धूमधाम से डॉक्टर साम्वी से कर दिया। छत की दीवार पर बेटे की अतीत की पूरा तस्वीर एक जीवंत मूवी की तरह उमेद के सामने गुजर गई। कब सवेरा हुआ पता ही नहीं चला। सुबह पलटन शोभन, रूबी और सत्यम को लेकर उमेद सिंह की हवेली पर आए। उमेद सिंह ने रूबी और सत्यम की जुबानी सुनी और फिर पलटन और शोभन की और एक समझौता तैयार करवाया और पलटन एवं शोभन के साथ साथ रूबी सत्यम से भी सहमति ली और दोनों का विवाह ग्राम पंचायत द्वारा कराया और स्वयं कन्यादान किया। उमेद सिंह को अपने बेटे उदय और साम्वी के समझौते के संबंध की टिस स्पष्ट महसूस हो रही थी। नन्हा सा प्यारा सा उमेद का पुत्र कुंदन गोद में आकर बैठा बोला, बाबा जी कहाँ खो जाते हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।